आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 4 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से आप वीडियो देखकर अपनी तैयारी करते जाइए। तो जैसे कि मैं आपको 2 अंकीय महादोष में बता रहा था तो पार्ट 1 आ चुका है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ किन किन चैप्टर से आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आपके यहाँ पहले चैप्टर से 2 नंबर वाले आने थे तो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर आपको यह साझेदार की नैबत्ती एवं मृत्यु वाले चैप्टर से 2 नंबर का था तो वो भी बता दिए। साझेदारी फर्म का विघटन इस चैप्टर की भी आपके 2 नंबर का आना तो भी बता दिए। तो इन 3 चैप्टर से मैं पार्ट 1 में आपको क्या है 2 नंबर वाले पूरे बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें आप क्या है बचे हुए जो चैप्टर है उनका क्या है 2 नंबर वाले देख लेंगे। तो अंश पूंजी के लेखांकन, फिर नेक्स्ट हमारा ऋण पत्रों का निर्गम, नेक्स्ट हमारा लेखांकन अनुपात और रोकड़ प्रभाव वितरण। इन 4 चैप्टर से हमारे 2 नंबर के ले गए थे। चलिए हम इन्हें कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके इस चैप्टर से अंश पूंजी के लिए लेखांकन। तो सबसे पहले इसमें आपको तैयार कर लेना है दोस्तों कि अंश अधिपत्र क्या है। तो अंश अधिपत्र क्या है? अंशधारी को पूर्व दत्त अंशों के संबंध में जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे क्या है अंश अधिपत्र कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अंशहरण क्या आशय, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यदि कोई अंशधारी अंशों पर की गई योजनाओं का भुगतान निश्चित अवधि में नहीं करता है तो कंपनी उन अंशधारियों को आवंटित किए गए अंशों को क्या है जब्त कर लेती है। इस प्रकार क्या है अंशों को जब्त करना है अंशों का हरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निजी कंपनी को परिभाषित कीजिए। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। निजी कंपनी को परिभाषित आपको करना है। तो इस प्रकार से आपका दिया है, इसे देख लीजिएगा और तैयार आप इसे कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है अंश समर्पण किसे कहते हैं। अंश समर्पण क्या होता है तो उसके बारे में बताया गया है कि जब कोई अंशधारी स्वेच्छा से कंपनी को अपने अंश समर्पित करता है अर्थात सभी अधिकारों को त्याग कर अंशों को कंपनी के क्या है सुप्रदित कर देता है तो इसे क्या है अंशों का समर्पण कहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी इन अंशों का अंतर नियमों के तहत निरस्त कर देती है। ऐसा करने से कंपनी अपने उन अंशों को क्या है मालिक बन जाती है जिनका मालिक अभी भी क्या है अंशधारी था। इस प्रकार से आपका दिया गया है। नेक्स्ट है बकाया मांग से क्या अभिप्राय है, ये आपको तय करना है। तो जब कोई अंशधारी क्या है याचना किया हुआ धन कंपनी को नहीं देते हैं तो जो रकम उनके भुगतान होने से रह जाती है उसे क्या अपशिष्ट याचना कहा जाता है। यद्यपि इस खाते के खोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्या है कंपनीज अधिनियम के इस संबंध में कोई भी क्या है व्यवस्था दी हुई नहीं है। पर भारत में कुछ कंपनियां याचनाओं पर मांगी हुई राशि न मिलने पर या कम प्राप्त होने पर याचना अपशिष्ट खाता खोलती है। इस प्रकार से आपका दिया है बकाया मांग के बारे में पूरा अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये आपको बताया गया है कि कहाँ का निम्न कार्यों में किया जाता है। जैसे कंपनी के अंतर्निहित वंशों को क्या है अंशों को कंपनी के सदस्यों को चुकता बोनस अंशों के निर्गत करने के लिए, तो कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को क्या है अपलिखित करने के लिए। इस प्रकार से आपका दिया है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है समतांश से क्या आशय है। और ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए क्योंकि ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले आने होंगे। तो समतांश से क्या आशय है तो ये आपका दिया समतांश के बारे में अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है न्यूनतम अभिधान किसे कहते हैं। न्यूनतम अभिधान के बारे में आपका ये दिया हुआ है तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है अंशों का हरण कब किया जा सकता है। अंशों का हरण कब किया जा सकता है। यदि कोई अंशधारी अंशों पर की गई याचनाओं का भुगतान निश्चित अवधि में नहीं करता है तो कंपनी इन अंशधारियों के आवंटित अंशों को जब्त कर लेती है। तो इसे क्या है इस प्रकार जब्ती को क्या है हरण कहते हैं। वही जो भी हमने आगे देखा तो वही बताया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट हमारा अंश क्या है तो अंश के बारे में यह पूरा आपको बताया गया है, अच्छे से आपको पढ़ लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है कंपनी को परिभाषित कीजिए। तो कंपनी किसे कहते हैं तो प्रोफेसर हैनी के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका पृथक अस्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकारी होता है तथा जिसका क्या है सार मुद्रा होती है। ये होता है आपकी कंपनी। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं ऋण पत्रों का निर्गम। इससे 2 नंबर वाले देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है ऋण पत्र को क्या परिभाषित कीजिए। ऋण पत्र को परिभाषित करना है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अनुसार ऋण पत्र कंपनी का ऋण स्कंध ब्रांड तथा कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, चाहे वह कंपनी क्या है की संपत्ति पर क्या है प्रभार रखती हो या नहीं। ये आपके ऋण पत्र की परिभाषा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तय करना है ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति को समझाइए। तो ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति क्या है। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, उन्हें क्या है दिए गए ऋण पत्र पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज प्राप्त होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। ऋण पत्र की राशि का भुगतान न होने पर ऋण पत्रधारी न्यायालय में वादा प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कंपनी के क्या प्रबंध एवं नियंत्रण व मत देने का अधिकार नहीं होता है।
आगे नेक्स्ट हमारा ऋण पत्र के निर्गमन के उद्देश्य लिखिए। तो ये आपका दिया है ऋण पत्र के निर्गमन के उद्देश्य सेबी द्वारा जारी नवीन मार्गदर्शन बातों के अनुसार कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। पहला है संयंत्र की आधुनिकीकरण के व्यय की पूर्ति के लिए, दूसरा संयंत्र के विस्तार एवं विधिकरण के लिए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है वाहक ऋण पत्र क्या होते हैं। ओके, तो ऐसे ऋण पत्र जिनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी किसे होता है वाहक ऋण पत्र कहे जाते हैं। मेन आंसर आपका यही है। ओके, इस प्रकार के ऋण पत्रों का भुगतान इनके वाहक को किया जाता है। इस ऋण पत्र के लिए किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक विधि का अनुसरण नहीं किया जाता। ओके, ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है परिवर्तनीय ऋण पत्र और क्या अपरिवर्तनीय ऋण पत्र के बारे में देख लीजिएगा। ये आंसर आपका दिया है, इसे भी आपको याद कर लेना है। आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेखांकन अनुपात। इस चैप्टर से 2 नंबर वाले देख लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले तय करना लेखांकन अनुपात से क्या आशय है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ लेखांकन अनुपात से क्या आशय है कि लेखांकन अनुपात के साथ एक कंपनी वित्तीय में 2 पंक्ति वस्तुओं की तुलना करती है बयान अर्थात आय विवरण, नकदी प्रवाह बयान और तुलन पत्र। ये अनुपात किसी कंपनी के मूल सिद्धांतों का मूल्यांकन करने और क्या पिछली वित्तीय वर्ष या तिमाही के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करता है लेखांकन अनुपात आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है तरलता अनुपात को समझाइए। तो ये आपका क्या है फॉर्मूला भी है, आपको याद करना है। तरलता अनुपात बराबर होता है तल संपत्तियां इक्वल टू हो जाएगा आपका अपॉन हो जाएगा चालू दायित्व। ये आपका दिया आपका तरलता अनुपात या इसे त्वरित अनुपात भी कहते हैं। त्वरित या तरलता अनुपात या शीघ्रता अनुपात तरल संपत्तियों या तथा चालू दायित्वों के बीच संबंध को स्थापित करता है, जो कि आपके सूत्र में देख सकते हो। तो सूत्र याद रख लीजिएगा, तो उससे आपसे बन जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा किन्हीं 4 चालू दायित्वों के नाम लिखिए। तो लेनदान, देय विपत्र और आपका बैंक अधिवेशन, अदत्त व्यय, ये सब आपके क्या है चालू दायित्व। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तय त्वरित अनुपात। ओके, तो वही आपका दिया है त्वरित तरल अनुपात, वही देख लिया है। नेक्स्ट आपको तय करना है औसत वसूली अवधि क्या होती है। तो ये आपका दिया है उधार विक्रय की दशा में देनदारों की समानता राशि वसूल होने की समान अवधि को क्या है औसत अवधि कहते हैं। इसे निम्न सूत्र दर्शाते हैं। तो ये आपका सूत्र दिया हुआ है औसत अवधि, आपका औसत वसूली अवधि इक्वल टू हो जाएगा आपका दिनों की संख्या अपन हो जाएगा देनदार आवर्तन अनुपात। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है शुद्ध लाभ अनुपात से क्या आशा है। तो ये आपका दिया शुद्ध लाभ अनुपात से आशा है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, जब भी इनका याद करना तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो इससे आप क्या है इनकी परिभाषा बना सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है रोकड़ प्रवाह और विवरण। ओके, इससे देख लेते हैं। इससे आपको तैयार करना है रोकड़ बहाव विवरण क्या है। तो ये आपका दिया हुआ है रोकड़ बहाव विवरण के बारे में, तो इससे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है रोकड़ तुल्य से क्या से आपको तय करना है कि रोकड़ तुल्य से है अत्यधिक तरल अल्पकालीन निवेश से है जिन्हें तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे 3 माह या इससे कम की अवधि के परिपक्व बनाने का वाले विनियोग। ओके, आगे देख ले। नेक्स्ट आपको तय करना है वित्तीय क्रियाओं से क्या आशय है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है वित्तीय क्रियाओं से आशय, जिससे आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ कंप्लीट। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट समझाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, और इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है रोकड़ प्रवाह विवरण और क्या आय विवरण में 2 अंतर। तो ये आपको अंतर तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है तालिकाबद्ध, तो इसको आपको याद कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है रोकड़ अंतर्बहाव से क्या आशय है और रोकड़ बहिर्बहाव से क्या आशय है। दोनों को आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ था। इस प्रकार से जिन चैप्टर से आपके 2 नंबर वाले आने थे, तो मैंने आपको बता दी कौन कौन से क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले तैयार कर लेने होंगे। तो जितने बता तैयार कर लीजिएगा, समय रहता तो और भी क्वेश्चन आप तैयार करते जाइएगा। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।